मुहर्रम की जुलूस के दौरान देश की कुछ सड़कों पर फिर वही मंजर दिख रहा है जो हमारे देश के कट्टरपंथियों पर वाजिब सवाल खड़े कर रहा है। उनकी नियत, निष्ठा और देश प्रेम को कटघरे में न सिर्फ खड़े कर रहा है बल्कि उसकी पुष्टि भी कर रहा है। यह बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुहर्रम जुलूस के दौरान उस जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीनी और ईरानी झंडे लहराए गए जो आतंक से सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है, जिसकी फिजाओं में बारूद का गंध आज भी है। उसी कश्मीर में ईरान, फिलिस्तीन के अलावा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे भी शान से लहराए गए, नारेबाजी की गई और एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को सीधी चुनौती दी गई। इतिहास गवाह है, आजादी के दौर के दंगे हो या कश्मीरी पंडितों के नरसंहार या फिर सरहदों पर देश के जाबाज सैनिकों के साथ धोखेबाजी, सबसे ज्यादा रक्तपात कश्मीर में ही हुआ है। हाल में पहलगाम में हुई आतंकी घटना आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि हमारा जम्मू कश्मीर देश विरोधियों के निशाने पर सबसे पहले है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीरों ने देशवासियों को गदगद कर दिया था, लेकिन पहले पहलगाम फिर बड़गाम, अशांति और कट्टरता पर इन घटनाओं ने मुहर लगा दी और यह जता दिया कि कट्टरपंथी आज भी जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे हैं। हजारों की भीड़, हवा में लहराते कट्टरता से सने पोस्टर बैनर, दूसरे मुल्क और आतंकी संगठनों के झंडे। सोचिए यह कैसी और कितनी खतरनाक साजिश है जो खुलेआम देश के संविधान को मानो ललकार रहा है कि अब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और देश के कानून के खिलाफ सीधा संदेश है कि भारत में रहकर, भारत का खाकर हम सड़कों पर उतरकर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी गतिविधि ही क्यों ना हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि कैसे फिर से जम्मू कश्मीर को जलाने की बड़ी साजिश की जा रही है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। कश्मीर में लहराया ईरानी फिलिस्तीनी झंडा, हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर नारेबाजी, कट्टरपंथियों ने खामनेई को बताया रहनुमा, भारत का नमक खाकर देश विरोधी साजिश, संसद, संविधान और सत्ता को सीधी चुनौती। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का मातवी जुलूस गुरु बाजार से श्रीनगर के डल गेट तक निकाला गया। इस जुलूस में कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इस शोक जुलूस में जगह जगह ईरान के नेता सैयद अली खामनेई, इजरायली हमले में मारे गए टॉप ईरानी कमांडरों और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें और बैनर लहराए गए। इस दौरान कट्टरपंथियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जुलूस में शामिल शिया लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शन कश्मीर के शिया समुदाय और ईरान फिलिस्तीन के भू राजनीतिक संघर्षों के बीच एक ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध को दर्शाता है, जिसे अक्सर उत्पीड़न के खिलाफ रोक के तौर पर देखा जाता है। कट्टरपंथियों ने बढ़ाया सांप्रदायिक तनाव। 1990 के दशक में कश्मीर में हुए ताबड़तोड़ आतंकी हमलों के चलते 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रतिबंध को हटा दिया क्योंकि वो चाह रहे थे कि कश्मीर में हर धर्म अपना त्योहार शानदार तरीके से मना सके। 2023 से हर साल ये जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार से शुरू होकर पारंपरिक रास्ते से गुजरता है, जहांगीर चौक, बादशाह चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डलगेट पहुंचता है। डलगेट में इस जुलूस का समापन होता है। हालांकि इस साल भी मुहर्रम के जुलूस में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो किसी हिंसा से कम नहीं है। सीधे सीधे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश है, अशांति फैलाने का नापाक मंसूबा है। वैसे हमारे देश में विदेशी झंडा फहराने पर सीधा प्रतिबंध तो नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर सियासी उद्देश्य, सामाजिक भड़काव या सांप्रदायिक तनाव के लिए किया जाता है, देश विरोधी गतिविधि के लिए किया जाता है, तो यह भारतीय दंड संहिता और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का सीधा उल्लंघन है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जिहाद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन और पुलिस ने सार्वजनिक जगहों से पहले ही ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े झंडों को हटा दिया था, लेकिन मुहर्रम जुलूस के दौरान दोबारा ऐसे झंडे दिखने से विवाद बढ़ गए। बड़गाम में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला।
2 दिन पहले यूपी के देवरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। एक बात साफ है कि भीड़ इकट्ठा करके सड़क पर उतरकर अशांति फैलाने की कोशिश कभी भी सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहती। यह जहर फैलाकर पूरे समाज को तोड़ देता है, दंगे भड़काता है और अंत में वही तबाही लाता है जिससे बचने के लिए संविधान के तहत कठोर कानून बनाए जाते हैं। आज जब कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश विरोधी रास्ता अपना रहे हैं, जिहाद को बढ़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ नापाक साजिश कर रहे हैं, भारत को खोखला करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह सवाल उठाना जरूरी है कि आखिर यह शक्ति प्रदर्शन किसके लिए, किसे डराने की कोशिश है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार या फिर आम जनता? सड़कों पर आकर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना सिर्फ कानून को ही नहीं, बल्कि देश की एकता और सामाजिक सद्भाव को भी चुनौती देना है। और कश्मीर में कट्टरपंथी यही कर रहे हैं। कट्टरपंथियों का सपना गजवाए हिंद। ऐसी रैलियों और देश विरोधी कोशिशों को हल्के में लेना आज के दौर में बड़ी भूल है, क्योंकि इससे देश का भविष्य और वर्तमान दोनों जुड़ा है। कुछ दिनों पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट का खुलासा किया था, जिसमें यह बताया गया था कि 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में होंगे, यानी इंडोनेशिया पीछे छूट जाएगा। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी सोच के लोग भारत में होंगे। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है, इस्लाम से जुड़ा है और इस्लामिक कट्टरता से जुड़ा है। आज कश्मीर की सड़कों पर फिलिस्तीनी, ईरानी और हिजबुल्लाह के समर्थन में झंडे इसलिए लहराए जा रहे हैं क्योंकि मामला इस्लाम का है, खासकर शिया से जुड़ा है, जिस समुदाय के सबसे बड़े नेता ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई हैं, जिनको अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी सजा दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हालांकि आप इस भूल में मत रहिएगा कि मुसलमान शिया और सुन्नी में बंट जाएंगे। आपस में भले ये लड़ रहे हो, एक दूसरों के जान के दुश्मन बने हो, लेकिन जब बात इस्लाम की आएगी तो ये एक होंगे। बात जब हिंदुत्व की होगी, सनातन की होगी, तो ये इसके खिलाफ एक होंगे। और इसकी गवाही शुक्रवार को देश की सड़कें देती, खासकर जब मुस्लिमों का जमावड़ा लगता है, जब हिंदुओं को परेशान करने के लिए खुलेआम नमाज अदा की जाती है सड़कों पर, बीमार मरीजों के एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया जाता है, आम जनजीवन जो प्रभावित होते हैं उसके लिए कुछ नहीं सोचा जाता है। कभी फलस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं तो कभी पाकिस्तान के। यह सोचने की जरूरत है, जब देश में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, करीब 80% है, तब ऐसी स्थिति है। सोचिए 2050 को लेकर, जब भारत में इस्लामिक आबादी विश्व में सर्वाधिक होगी, तब क्या सब कुछ सामान्य रहेगा? आपके लिए और आपके भविष्य के लिए यह जानना जरूरी, बहुत जरूरी है, और यह सोचने वाला सवाल भी है। आज हिंदुओं के बहुसंख्यक होते हुए देश के सीमावर्ती राज्यों से उनका पलायन हो रहा है, सांप्रदायिक दंगों में उनका शोषण हो रहा है, सियासत में उनके खिलाफ तुष्टीकरण की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इन सवालों के स्पष्ट जवाब देते हैं। और अगर समझना है तो सबसे आसान उदाहरण है भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का। जी हां, जीतता पाकिस्तान है, हारती टीम इंडिया है, लेकिन पटाखे हमारे देश में फोड़े जाते हैं, नारे पाक जिंदाबाद के लगते हैं और गाली हमारे क्रिकेटरों को दी जाती है। सोचिएगा जरूर, और मत भूलिए आज देश की बागडोर उन हाथों में है जो भीड़ के दबाव के आगे झुकने की सियासत में यकीन नहीं रखते। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो साफ कर चुकी है कि कट्टरपंथ के नाम पर देश के कानून को चुनौती देने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दौर वो नहीं है जब भीड़ की ताकत से संसद का फैसला पलट दिया जाए या सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाए। कानून का रास्ता अब सीधा है और सरकार की मंशा स्पष्ट कि कानून को सड़क से नहीं, संविधान से ही बदला जाएगा। जो लोग आज भीड़ के दम पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब उनका अंजाम वैसा नहीं होगा जैसे पहले कभी हुआ था। अब परिणाम तय हैं और वो परिणाम भीड़ के हक में नहीं, बल्कि कानून के हक में लिखे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टर्निंग पॉइंट का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस्लाम, इस्लामिक कट्टरता और गजवाए हिंद पर आप क्या सोचते हैं, यह भी जरूर बताइएगा। कश्मीर से लेकर देवरिया तक जो फलस्तीनी, ईरानी और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए गए, इसे लेकर भी अपनी राय दीजिएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए
और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।